सेना है भारत की महान, पर इस सरकार ने केवल किया उस वीर सेना का अपमान। ज्योतिरादित्य जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। समय का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया अध्यक्ष महोदय, हम कृतज्ञ हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश के लिए मार्गदर्शक होता है। देश की दशा के बारे में चर्चा होती है और देश के आने वाले समय की दिशा नियंत्रित करता है। लेकिन आज हमारे समक्ष एक ही मूल प्रश्न है कि जो सरकार हो उसका धर्म क्या होना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए। और अगर धर्म और कर्तव्य का उत्तर हम पाना चाहते हैं तो वो मंत्री पद की शपथ में वो उत्तर झलकता है। और मैं कोट करना चाहता हूं, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। अनकोट। अध्यक्षा महोदय, एनडीए सरकार की 2.5 साल की कार्यकाल हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता और इस सदन में उनको इस शपथ के बारे में हमें दोबारा याद दिलाना होगा। 2.5 साल देश बेहाल। जब भय और जिद की सरकार का मूल मंत्र हो तब कैसे चले लोकतंत्र। पहले यह सरकार हमें सिखाती थी कि क्या पहनना है, क्या बोलना है। आज ये सरकार हमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि क्या सवाल हमें इनसे पूछना होगा। ये सरकार हमें सिखाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने पैसे ही कैसे खर्च कर पाएं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की जा रही है। और वास्तविकता है कि इनका जो नारा था, सबका साथ और सबका विकास, प्रश्न आज देश की जनता का है कि किसका साथ और कहां है विकास। एक ही नारा है इनका कि दिखा दो अच्छे दिन का सपना और सबका वर्तमान बना लो अपना। अगर समीक्षा हम करें अध्यक्ष महोदय, अगर विदेश नीति से हम शुरुआत करें, आज अगर विदेश नीति के बारे में हम चर्चा करें तो अभिभाषण में लिखा गया था कि सक्रिय डिप्लोमेसी और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन वास्तविकता है कि पिछले 2.5 वर्षों से केवल राजनीतिक रोटियां सीखी जा रही हैं। कूटनीति बुनियादी उद्देश्य और बौद्धिक क्षमता के आधार पर विशेष विदेश नीति बनती है, फोटो ऑप और बयानबाजी के आधार पर नहीं। मौसम की तरह हमारी विदेश नीति जल्दी बदल रही है। पुरानी कहावत है, प्रधानमंत्री 40-50 देशों के विदेशी भ्रमण करके आए हैं। आज देश की जनता पूछना चाहती है कि नतीजा क्या निकला। अराउंड द वर्ल्ड इन 2.5 years, but what is the result for the people of India? What is the result for the soil of India? पुरानी हिंदी की कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। वास्तविकता है अध्यक्ष महोदय कि विदेश जाकर हीरो बन जाते हैं और वास्तविकता है कि देश के अंदर जीरो बन जाते हैं। एनएसजी की सदस्यता के बारे में बहुत ढंढोरा पीटा था पूरे विश्व में, और अंत में नतीजा क्या मिला। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप की सदस्यता के बारे में खोदा पहाड़ निकला चूहा। गोवा में बड़ी ब्रिक्स की सम्मेलन करी थी, देश विदेश के नेताओं को, प्रधानमंत्री को वहां बुलाया था। बहुत मेहमान नवाजी हुई, मेजबानी हुई, लेकिन अंत में जब प्रस्ताव निकला तो उस प्रस्ताव में रूस और चीन का ध्यान रखा गया। आतंकी संगठन आईएसआई, अल-कायदा और जुबतुल नुसरा का नाम उल्लेखित किया गया, लेकिन पाकिस्तान में आधारित लश्कर-ए-तौयबा और जैश-ए-मोहम्मद का एक जिक्र भी नहीं किया गया, जो इस देश को टुकड़े करने के लिए तैयार होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ने उस समय देश की रक्षा क्यों नहीं की। उस प्रस्ताव में उन पाकिस्तान के आधारित संगठनों का नाम क्यों नहीं रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि कहां गई वो सोच कि चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे। मसूद अजहर का नाम संयुक्त राष्ट्र में हम ले जाते हैं कि बैन लगना चाहिए, और चीन उसका 3 फाड़ कर देता है। एनएसजी की बात की जाती है सदस्यता के बारे में, तो चीन हमारा वहां विरोध करता है। वास्तविकता है कि यह सरकार तो केवल सियासत में लगी है। वास्तविकता है कि वातावरण विश्व में बदल रहा है। अमेरिका में नई सरकार आई है। हमारे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसकी नीति आपने बनाई है। आज जो देश हमारे साथ देते थे 70 सालों से, एक तरफ रूस, दूसरी तरफ नेपाल,
उनके रिश्ते सुदृढ़ नहीं बने, आपने पूरी तरह से कचरे के डब्बे में फाड़ के फेंक दिया है। आज ये विषय उठता है अध्यक्षा महोदय कि अगर आज हम देखें तो विदेश नीति के बारे में सीखना है तो यूपीए सरकार से सीखिए, जहां सत्ता की लालसा को छोड़े बिना सिविल न्यूक्लियर डील के लिए हमने आग में अपने आप को सींचा और जैसा लोहा तपता है, तपते हुए लोहे की तरह हम लोग शिखर तक पहुंचे और देश के हित में हमने काम किया। आंतरिक सुरक्षा का मामला बनता है अध्यक्षा महोदय, जहां का ना कोई नीति और ना कोई नियत। सुनने की क्षमता रखिए। उरी के मुठभेड़ में 19 हमारे सैनिकों ने अपनी जान दी। पिछले साल पठानकोट की बात हमने सदन में की, आज सदन में उड़ी, नगरोटा, पंपोर की बात हम कर रहे हैं। अगर 1 साल पहले आपने नसीहत ली होती, अगर फायर रिटार्डेंट टेंट्स बनाते होते, नाइट विजन इक्विपमेंट देते, मल्टी टियर फेंसिंग करते, तो वो हमारे सैनिकों की जान नहीं जाती जो आज उन्होंने जीवन की आहुति इस देश की एकता और अखंडता के लिए दी है। नियंत्रण रेखा की सीमा में बार बार वार होता है पाकिस्तान के द्वारा। प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान करा रहा है, चाहे पूंछ हो, बारामूला हो, अखनूर हो। और आज जो वास्तविकता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करते हैं, सबसे ज्यादा सीज फायर वायलेशंस 2015 से 47% ज्यादा 2016 के वर्ष में हुआ है, 29 सितंबर के बाद, जब आप उसी सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते थे। विषय है कि 2015 में 29 हमारे जवानों ने जीवन की आहुति दी और 2016 में 71 जवानों ने नवंबर तक अपनी जीवन की आहुति दी। सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करते हैं, जिसका कांग्रेस ने समर्थन भी किया था, लेकिन वो स्ट्राइक्स के बाद आपकी सियासत क्या हुई, पाकिस्तान के विरुद्ध आपकी नीति क्या हुई? अरे पाकिस्तान के विरुद्ध तो वो नीति होनी चाहिए अध्यक्षा महोदय जो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को अपनी नानी याद दिला दी थी। रक्षा मंत्री इस देश के कहते हैं, एंड आई कोट, कि इंडियन ट्रूप्स वर लाइक हनुमान हु डिड नॉट क्वाइट नो देयर प्राउस बिफोर दिस सर्जिकल स्ट्राइक, अनकोट। अध्यक्षा महोदय, देश की सेना बलिदान दे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतार प्रधानमंत्री को बनाया जाए, यह प्रश्न का आज उत्तर हमें देना होगा। विषय है कि मीरठ में परसों प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि वो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान की धरती पे की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज देश की जनता ये जवाब देनी चाहती है आपसे, क्या वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को आप मान्यता देते हैं कि वो पाकिस्तान की धरती है और भारत की धरती नहीं रही? इसका जवाब आज देश की जनता चाहती है। देश की जनता आज ये जवाब चाहती है कि भारत का अधिकार उस पीओके पर आपने पूरी तरह से त्याग कर दिया। इसका जवाब हम चाहते हैं इस सदन में प्रधानमंत्री के द्वारा। आर्मी की आप बात करते हैं, अपने फायदे के लिए आर्मी की आप बात करते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन जो हमने मंजूर करवाया, आज तक आपने मंजूर नहीं करवाया पूरी तरह से जवानों के लिए। और रामकिशन जी जिन्होंने अपना जीवन लिया उस 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, उनके परिवारजनों के साथ क्या बदसलूकी आपने की। और जब कांग्रेस पार्टी के सदस्य उस पर प्रश्न उठाते हैं तो आपने उठाकर हमको जेल में डाला। हम जेल क्या, फांसी के फंदे पर चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जवानों की आवाज हम सदैव इस देश में उठाएंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। आप बात करते हैं संदेश टू सोल्जर्स, संदेश टू सोल्जर्स की आप बात करते हैं। वास्तविकता है अध्यक्षा महोदय, मन की बात में अगर उस जवान की बात, बीएसएफ की जवान की बात सुने जहां पर्याप्त राशन नहीं मिलता, पर्याप्त खाना नहीं मिलता, उसकी तहकीकात करने के बजाय उसको आपने जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। वास्तविकता है कि सेना है भारत की महान, पर इस सरकार ने केवल किया उस वीर सेना का अपमान। जहां एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात करते हो, दूसरी तरफ पूरे देश के गरीबों के ऊपर आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अभिभाषण में केंद्र बिंदु आपने बनाया है गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक, युवाओं का कल्याण, लेकिन एक ही लकीर के साथ आपने इन सभी वर्गों को ढकेल कर अंधेरे के रास्ते पे छोड़ दिया। 1 मिनट भी इस सदन में संवेदनशीलता व्यक्त नहीं की। महायज्ञ की बात आप करते हैं, आपके एक मंत्री ने कहा महायज्ञ। कैसा महायज्ञ जहां 125 मासूम जनों को अपनी जीवन की आहुति देना पड़ी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, देश की जनता की तरफ से,
मुझे बता दो, विश्व में किसी सरकार ने कैसी योजना बनाई हो जिसके आधार पर देश की मासूम जनता की जान तबाह हो पाए? उसका उदाहरण आप इस सदन के अंदर दो। क्या कहोगे आप उस महिला को जो अपने नवजात बच्चे को लेके गई थी अस्पताल में भर्ती करने के लिए? आप महिला है अध्यक्षा महोदय, पुराने नोटों के साथ उस अस्पताल ने कहा कि हम प्रवेश नहीं देंगे। 2 घंटे के अंदर वो बच्चा दम तोड़ के मर गया। क्या जवाब दोगे आप उस महिला को? क्या जवाब दोगे उस महिला को जिसका बच्चा कैंसर से पीड़ित था? वो बैंक में गई, जैसे अभी कल्याणदा ने कहा, पैसा निकालने के लिए। बैंक मैनेजर ने 1 रुपये के 17 किलो के सिक्के उसको दिए। वो 65 वर्ष की महिला कहती थी, मैं कैसे उठाऊं इसको? बैंक का मैनेजर कहता है, मेरे पास यही है, या तो ये लो और या तो भाड़ में जाओ। क्या जवाब दोगे आप उस महिला को? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। वास्तविकता है अध्यक्षा महोदय कि नारी शक्ति और सुकन्या समृद्धि की बात ये करते हैं। वास्तविकता है, देश की महिलाओं को देखो। इस सदन में हमारी महिलाएं हैं अध्यक्षा महोदय, आप सदन चलाती हैं। हर एक गृहस्थी में एक एक महिला अपने जीवन में पैसा बचाती है। जो पति से पैसा मिलता है, अपने कमाई का पैसा मिलता है, कोई कंबल के नीचे रखती है, कोई कबड़ के अंदर रखती है कि भगवान न जाने अगर बुरे दिन आए, अच्छे दिन की बात भूल जाओ, तो इस पैसे का इस्तेमाल हो पाए। और आपने एक लकीर से इस देश की एक एक गृहिणी, एक एक महिला का एक पैसा को कागज के टुकड़े में परिवर्तित कर दिया। और वो महिला कहां जाएगी? पति के पास जाएगी तो पति कहेगा कि पैसा कहां से आया। और अगर आपके सरकार या प्रधानमंत्री के पास जाएगी तो कहेंगे काला धन तुमने लाया। आपने कलंक लगाया है हर एक महिला के चेहरे पर। विषय यह है कि आपने कर दिया ऐलान बिना किसी। वास्तविकता है अध्यक्षा महोदय कि कोल्ड ड्रिंक का पुराना ऐड था, थम्स अप या कौन सा मालूम नहीं, कि आज कुछ तूफानी कर देते हैं। उसी के आधार पर आपने निर्णय लिया। विषय यह है कि वो अमिताभ बच्चन की सीरियल मुझे याद आया, कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें कहा जाता है कि सबका पैसा लॉक किया जाए। और आज आप कहते हो कि आपका पैसा आपका ही रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि संविधान में कौन सा रूल है, कौन सा अधिकार है आपका कि जनता का पैसा के ऊपर ग्रहण आप लगा पाओ? ये देश की जनता आज आपसे जानना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने आप कहा है सदन में कि गरीब चैन की नींद सो रहा है, काले धन वाले नींद की गोलियां खरीद रहे हैं। मुझे मालूम है आप सड़क पर जाते हो, हम लोग सब सड़क पर जाते हैं। वास्तविकता है कि आज गरीब पूरी तरह रात रात जग रहा है, दर दर के ठोकरे खा रहा है, खाने के लिए मोहताज बन चुका है। विषय है अध्यक्षा महोदय कि आज अगर अर्थव्यवस्था की स्थिति आप देखो, बात करते हैं ये किसान के कल्याण के बारे में कि राष्ट्र की समृद्धि है। नोटबंदी के आधार पर किसानों के ऊपर बुलडोजर इस सरकार ने चलाया। ना खरीफ की फसल की दाम मिली, ना रबी के लिए खाद या बीज उनको मिल पाया। हम कहते हैं कि किसान को मुआवजा राशि मिलनी चाहिए और ऋण माफी योजना मिलनी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते तो यूपीए सरकार से सीखिए, जिसने 72,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी करके दिखाया था किसानों के। विषय आज ये है अध्यक्षा महोदय कि अगर आप बेरोजगारी की स्थिति देखो, जहां एक तरफ हमारे आजादपुर मंडी बंद हो चुकी, आसाम के मेरे चाय बागान बंद हो चुके, केरल के मेरे मछुआर के सारे रोजगार के अवसर बंद हो चुके, बंगाल के मेरे जूट मिल बंद हो चुके, एक एक कर्मचारी आज बेरोजगार पूरे देश में हो चुका है। बात करते हैं आपकी एफआईबी आपने हटा दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड आपको हटाना ही था, क्योंकि अगर पिछले वर्ष के आखिरी 3 माह देखते 80,000 करोड़ रुपए फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट चुटकी घर में यहां इससे वापस अपने अपने देश में चले गए। अध्यक्षा महोदय, दिहाड़ी मजदूर की बात हम करें, श्रमवे जयते की बात की जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस की विफलता का जीता जागता स्मारक है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वही मनरेगा आपके नोटबंदी का जीता जागता स्मारक बन चुका है, जहां 60% वृद्धि रोगों को एकमात्र आस मिला है और वो केवल मनरेगा के आधार पर मिला है। वास्तविकता आज ये है अध्यक्षा महोदय कि बिगड़ती बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए।
जितना भी आप कोशिश करो, कैशलेस की आप बात करते हो, एटीएम मशीन आप बात करते हो, 2 लाख एटीएम मशीन इस देश में नहीं जहां 40% भी नहीं चलते, 74% इंटरनेट इस देश में नहीं, और एटीएम की बात करते हो आप, एनी टाइम मनी, एनी टाइम मनी नहीं है, एटीएम का है, आएगा तभी मिलेगा। आज ये वास्तविकता अध्यक्षा महोदय हो गया है। अभिभाषण में कहा गया कि सहना भवतु सहना भुनक्तु, सर्व रक्षा सर्व पोषण। वास्तविकता है कि केवल यहां सरकार का आत्मरक्षा और आत्मपोषण। गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर की नाम लिया जाता है, वास्तविकता में सांप्रदायिकता और दूसरी तरफ सूट बूट की सरकार हमको दिखती है। आज हमें याद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने कहा था जय जवान और जय किसान। कांग्रेस कहती है कि जवान का जय हो, किसान का जय हो, और ये सरकार कहती है देश में भय हो। ये अंतर है अध्यक्षा महोदय। गांधी जी को आपने डायरी से हटा दिया, कैलेंडर से हटा दिया, लेकिन 125 करोड़ जनता के दिल से आप कभी गांधी जी को नहीं हटा पाओगे। सांप्रदायिकता माहौल देश में आपने तय कर दिया। सांप्रदायिकता करके, आई एम कंक्लूडिंग मैडम, धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल आप यहां तय कर रहे हो। यूपी का चुनाव आता है तो देश आगे बढ़ रही है, आप भूल जाते हो, और राम मंदिर और ट्रिपल तलाक का मामला निकलता है। वास्तविकता है अध्यक्षा महोदय कि चुनाव का समय आता है तो भाजपा कहती है टेबल को थपथपाते हुए कि कसम गीता की हम मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अध्यक्षा महोदय, दलितों की बात की जाती है, 125वीं वर्ष का स्पेशल सेशन रखा गया, लेकिन इनके आरएसएस के लोग, चाहे वो मनमोहन वैद्य हो, कहते हैं आरक्षण समाप्त होना चाहिए। ये स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, ये दलित मुक्त भारत चाहते हैं, किसान मुक्त भारत चाहते हैं, नौजवान मुक्त भारत चाहते हैं, और ये हम नहीं होने देंगे। अंत में अध्यक्षा महोदय मैं कहना चाहता हूं कि इनको मैं कहना चाहता हूं कि क्या विरासत अगर आप छोड़ना चाहते हो, असहिष्णुता का विरासत छोड़ना चाहते हो, सांप्रदायिकता का विरासत छोड़ना चाहते हो, अर्थव्यवस्था की बर्बादी का, ये हम नहीं होने देंगे। और 11 मार्च को दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और जनता इस 5 राज्यों की आपको ठोस जवाब देगी। याद रखना, जनता माफ नहीं करेगी। देश में स्वतंत्रता का शाम नहीं होने देंगे, देश में स्वतंत्रता का शाम नहीं होने देंगे, जवानों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक लोकतंत्र का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। धन्यवाद अध्यक्ष।